यूपी की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सिर्फ जीत या हार की दास्तां बयान नहीं करते हैं। ये नतीजे कई तरह के संकेत हैं। भले इन सीटों पर जीत हार का सरकार के बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन परिणामों ने योगी के काम के तरीकों पर मुहर लगा दी है। चुनाव के दौरान कई बार मुद्दे उठे कि बीजेपी में विधायक अपनी सरकार से मुंह फुलाए हैं। यह भी हुआ कि एक जाति विशेष के लिए सरकार काम कर रही है। यह आरोप भी लगा कि कानून व्यवस्था काबू करने में सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। हाथरस कांड के बहाने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा गया। सीएए और एनआरसी के बहाने भी राज्य में सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। यह भी खबर उड़ी कि माफियाओं ने मिलकर सरकार की फजीयत के लिए फंडिंग की है। दंगाइयों के पोस्टर लगाने के बयान पर भी खूब सियासत हुई। बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हुए। कोरोना काल में मजदूरों को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर आई। यानी कि जो हो सकता था विपक्ष ने सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इन तमाम मुद्दों का असर इस उपचुनाव पर डालने की कोशिश भी खूब हुई और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये उपचुनाव सरकार के काम, सरकार की नीयत, सरकार की शैली का परिणाम बताएंगे। और जब परिणाम आए, उस परिणाम से बीजेपी गदगद है, विपक्ष थोड़ा हतोत्साहित होगा। 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। सिर्फ जीत नहीं, ये जीत बड़ी जीत है और इसी जीत पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक सीट बचा तो ली है, जो सीट उनके पास थी, लेकिन बाकी सीटों पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो आखिर वजह क्या रही? तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव की शुरुआत से ही सभी आकलन लगा रहे थे कि ये चुनाव योगी के कामकाज का नतीजा होगा। विपक्षी दलों ने भी उपचुनाव में प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाया। हाथरस कांड, बीकरू कांड, माफियाओं पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, दलित और ब्राह्मणों के उत्पीड़न के बहाने सरकार को लगातार घेरा और योगी सरकार के कामकाज के तरीकों को भी प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया। लेकिन शाम तक रिजल्ट आए तो ये साफ हो गया कि योगी सरकार जनता के आकलन पर खरी उतरी है और विपक्ष के लगाए जा रहे तमाम आरोप एक तरह से जनता ने खारिज कर दिए। नहीं, आज उनको पता चल गया है और उनकी दिवाली का दिवाला निकल गया है। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज, जंगल राज नहीं आएगा। यहाँ राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। रिजल्ट से मैं यह मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश है और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनके सपने रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले ही सपने। कोरोना का इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आईपी सिंह साहब जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरुण राजभर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। प्रियंका गुप्ता है मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इसके अलावा डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आईपी सिंह साहब, आज के चुनाव परिणाम से समाजवादी पार्टी को
क्या मिला और आपने क्या खोया? समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पुलिस और प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उसके सहारे चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो 6 सीटें थी उसको रिटेन किया है। समाजवादी पार्टी जो जौनपुर की हमारी सीट थी उसको हमने जीता है। श्री लकी यादव जी विजयी हुए हैं। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि साल भर पहले अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को भी हराया था और हमने बसपा से भी उनकी सीट विधानसभा की छीनी थी। तो इस बात को नोट करके रखिए कि ये उपचुनाव जिस तरह से योगी सरकार फ्रस्ट्रेट थी जिला प्रशासन का और हर तरह का प्रयोग करके उसको जीता है। इसलिए इससे ये कहिए तो यही प्रयोग करके जितना होता तो मल्हनी भी जीत लेते सर। में सिर्फ अपनी सीटें नहीं, मल्हनी में भी उन्होंने पूरा प्रयास किया। मल्हनी में भी पूरा प्रयास किया उनका प्रत्याशी। ये ठीक बात है कि चौथे 5वें स्थान पर चला गया, लेकिन उन्होंने दूसरी तरह से एक मसल्स पावर को उन्होंने सपोर्ट किया। तो भारतीय जनता पार्टी आप देखिए किस तरह से बौखलाहट में एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कराना, 22,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए। कौन भूल सकता है कि हाथरस में दलित की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ? कौन भूल सकता है कि बाराबंकी में दलित की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ? कौन भूल सकता है बिकरू कांड में गाड़ी पलट जाती है, वहां 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो जाती है? कौन भूल सकता है कि बुलंदशहर में पुलिस के जो इंस्पेक्टर है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है? कौन भूल सकता है? और इस उपचुनाव से अगर योगी सरकार ये समझती है कि उपचुनाव से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी ने 2024 सीटों के बाद 250 का आंकड़ा पार किया, फिर भी हम चुनाव हारे हैं। तो इसलिए गलतफहमी में योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट बिल्कुल न रहें और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में सबक सिखाएगी। ये पता है सबको कि किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से समाजवादी पार्टी के वोटर्स को डालने से रोका गया। ये सबको पता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने बीजेपी को जिताने की अपील करी। ये सबको पता है, लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरह की निरंकुश सरकार है, जिस तरह की तानाशाह सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, निश्चित तौर से जिस तरह से बिहार में मोदी को बैकफुट पर ठेलने का काम एक युवा ने श्री तेजस्वी यादव जी ने किया है। और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं 2022 में सबक सिखाएगी, मोदी सरकार को भी सबक सिखाएगी। इस बात को मैं समझता हूं कि भाजपाइयों को नोट करना चाहिए। आईपी सिंह साहब, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं गए, यह भी बीजेपी और जिला प्रशासन का प्रबंधन था? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि उपचुनाव के लिए पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है वो सब उतरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी योजना के अनुसार उन्होंने जो योजना बनाई उस पर पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया। लेकिन लगातार जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह का उत्पीड़न इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ उपचुनाव में, उसी का परिणाम है कि योगी सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी सीटें बचा ली। अरे भाई, आपने जीती अलग से क्या? आपने संघर्ष करके आपने कहीं कहीं अपनी सीट बचाई है। ओके सर, तो उसमें आप कौन सी बड़ी बात कर दिया आपने? ठीक है, ओके सर, मैं आता हूं। मनोज मिश्रा जी बताइए, जवाब दीजिए आईपी सिंह साहब का। कह रहे हैं कि आपने जिला प्रशासन की मदद से और खेल करके चुनाव जीता। देखिए, ऐसी बातों का ये जनता का और जनादेश का अपमान करते हैं। देखिए, जब हम
335 सीटें जीते थे, 325 सीटें जीते थे उत्तर प्रदेश में, तब भी शायद ऐसे ही करके जीते थे हम, जब अखिलेश जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली थी। तो ये बातों का जनता देख रही है और उस पर विश्वास नहीं करती। दूसरी बात यह है कि विपक्ष जो है इसके अलावा कहे क्या, क्योंकि जब 1 साल पहले ये जीत गए थे तब हम मैनेज नहीं कर पाए थे जिला प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, अब मैनेज कर रहे। सच बात यह है कि विपक्ष ऐसी बातें करके जो जनादेश है और प्रदेश की जनता का मत है उसका अपमान करता है। देखिए, अब 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईवीएम खराब गई थी और मोदी जी जीत गए थे। उसके बाद 2017 में अखिलेश जी की सरकार थी, योगी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बंपर मेजोरिटी से आई, तब भी हमने मैनेज कर लिया था डीएम और एसपी को, और अब तो हम मैनेज कर ही लेंगे क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं। इस तरह के बेसलेस आरोपों को क्या जवाब हो सकता है। दूसरी बात कि जो समाजवादी पार्टी है जो और कांग्रेस है, अभी एक चैनल पर मैं इससे पहले था, वहां इस बात पे बहस हो रही थी कि नंबर 2 पे कौन है। तो सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में इस बात पर लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नंबर 2 पर कौन है। वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम 3 जगह पे आगे रहे, और सपा के प्रवक्ता कह रहे थे हम 3 जगह पे आगे रहे। तो ये लोग नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे, नंबर 1 की लड़ाई लड़ी नहीं रहे। तीसरा बात यह है कि ये समझ ही नहीं पा रहे जनता का टेस्ट क्या है। आपको विचार करना चाहिए कि जब आप स्पष्ट बहुमत की सरकार में थे और 2019-17 में, तो जनता ने आपको क्यों हटाया था? इसलिए हटाया था जातिवाद था, भाई भतीजावाद था, भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, भर्तियों में खुला खेल फरोख्ताबादी होता था, नौकरियां बेची जाती थी। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और जनता कन्विंस हो गई कि इन सब के कारण ये सरकार इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसी सरकार है, और जनता कन्विंस थी। आप ऐसे ही आरोप अगर योगी जी पर लगाएंगे तो प्रदेश की जनता ये जानती है कि यहाँ सब पारदर्शिता है, और ये पारदर्शिता प्रदेश की जनता जानती है, और प्रदेश पशुधन विभाग का घोटाला प्रदेश जनता जानती है। आप प्रदेश का जरा लगातार अपमान करते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं, आप प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं। कोई इनको रोकिए भाई, अंजीत जी इनको रोकिए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इस तरह की बातें करेंगे ही। ये आईपी सिंह का हम सम्मान करते हैं, लगातार ये ऐसी बातें करते हैं, तो ये हमीरपुर आप कुछ भी जगह से आप कुछ ही बोलिए, जा रही है जनता का अपमान करते हैं, प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं, देश की जनता का अपमान करते हैं। सुनील बंसल आपका महामंत्री है, वो किस तरह से लूट रहा है। आप जनता पर भरोसा नहीं करते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आप लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, आप भरोसा करते हैं भरोसा करते हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 15 साल तक 15 वर्षों तक सत्ता से दूर रखा था, 15 साल बाद आपको बहुमत मिला मनोज जी, इस बात को मत भूलिए। 15 साल तक तरसते रहे, तरसते रहे, यही उत्तर प्रदेश की जनता थी। और जिस तरह से आज 15 साल बाद आपको सत्ता मिली, जिस तरह से आपकी निरंकुश सरकार है, जिस तरह से लूटपाट है, जिस तरह से चलिए आईपी सिंह साहब और मनोज जी, मैं चर्चा बहुत अच्छी करना चाहता था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम आधे घंटे का नहीं बल्कि 1 घंटे का था। तो हम अभी भी आपसे निवेदन करते हैं, कम से कम एक आदमी बोल ले तो आप दूसरा व्यक्ति बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ये जीत बड़ी है और आखिर वजह क्या रही कि विपक्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। प्रियंका गुप्ता जी, आप तो उम्मीद कम से कम कर रहे होंगे कुछ अच्छा प्रदर्शन होगा, खाता भी नहीं खुला। देखिए, वास्तविकता में जो विपक्ष का काम होता है वो पूरी तरह से किया गया। आप देखिए कि जहाँ जहाँ विपक्ष ने जो है आवाज़ उठाई, सत्ता पक्ष ने उसे दबाने की कोशिश की, जेल में भी डाला, लाठी डंडे भी चलवाए। तो वास्तविकता यही है कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो उपचुनाव जो होता है वो सत्ता पक्ष अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर लड़ता है, और उसके साथ में प्रशासन भी होता है जो उसकी पूरी मदद करता है। मैं समझती हूँ कि अभी ये कहना इतनी जल्दबाजी होगा, और इसके साथ में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी एक जगह तो बनाई ही है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने अपनी जगह जो है सड़क से लेकर संसद तक बनाई है। हाँ, हमें और काम करने की ज़रूरत है, और स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है, लोगों तक और अपनी पहुँच बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से देखिए, हर एक
मुद्दे को, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, और जो है छोटे व्यापारियों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को बढ़ चढ़ कर कांग्रेस ने उठाया है। मैं समझती हूँ कि अपने आप में ये एक तारीफ काबिल काम है। अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है बहुत जल्दी आप जनता के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, पर मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जनता ने हमें बिल्कुल नकारा नहीं है, तो वास्तव में कुछ पॉजिटिविटी दिखी है, काम करने में और मज़ा आएगा, और मुझे लग रहा है कि मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बाकी आप देखिए कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो चाहे वो बिहार का चुनाव हो, इससे पहले चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, बीजेपी ने भी अपनी जो बढ़त है उसको कम करी है लगातार। तो ये वास्तविक में एक कहीं ना कहीं लूज कर रही है बीजेपी, जिसको नकारा नहीं जा सकता। आपके पास आंकड़े गलत हैं। चाहे तो देखिए बीजेपी बिहार में बहुत अच्छा सीट आगे जा रही है और 6 की 6 यूपी में भी उसने किस तरह के आंकड़े गलत है? आप बिहार की बात कर लीजिए, 2015 से लेकर अगर आज आप अपने जो है सीटों की काउंटिंग करें, वोट परसेंटेज की काउंटिंग करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वोट परसेंटेज आपका कम हुआ है। आपका वोट परसेंटेज आप नकार नहीं सकते। हर जगह टीवी चैनल पे चल रहा है कि किस तरह से आपका वोट परसेंटेज हर जगह से कम हो रहा है। कम हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जनता के मुद्दे हैं। आप चलिए मैं आपके पास आऊंगा। बार-बार कहा जा रहा है कि एक छोटा सा और ब्रेक का वक्त हो गया। यूपी की जनता ने बीजेपी और सीएम योगी को दिवाली से पहले ही जीत का तोहफा दे दिया है। यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। एक सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी का उपचुनाव में खाता तक नहीं खुला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की जीत को टीम बीजेपी की जीत बताया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू बरकरार है। यूपी की जनता ने एक बार फिर सीएम योगी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। उपचुनाव में मिली शानदार जीत से सीएम योगी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 7 सीटों पर हुए इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उसी आधार पर चुनाव में जीता हूँ। आपको बता दें कि संगीता चौहान यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी है। चेतन चौहान का कुछ महीने पहले कोरोना से निधन हो गया था। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने बीएसपी के उम्मीदवार कुलदीप संखवार को हराकर उपचुनाव में जीत हासिल की। आपको बता दें कि यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के कोरोना से निधन होने के कारण ये सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में जहां कांग्रेस और बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक सीट आई। जौनपुर में मल्हनी सीट से एसपी उम्मीदवार लकी यादव ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में मिली भारी जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है। 6-1 से मिली जीत ने यह साबित कर दिया कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी का वर्चस्व और जलवा दोनों कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीम। सीधे मैं अरुण राजभर के पास जाता हूं। अरुण राजभर, आप तो जौनपुर की मल्हनी, देवरिया सदर और कौन कौन सी सीट जीत रहे थे, कहां कमी रह गई भाई? देखिए, हम आपको नहीं कहते कि हम जीत रहे हैं। हमने कहा था कि हम 7 विधानसभा सीटों पर हम मजबूती से लड़ रहे हैं और ये उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल नहीं है। मेरे दोस्त, आपने यहीं बैठ के कहा था, यहीं बैठ के कहा था, मेरे साथ चर्चा में कहा था कि हम जीतेंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि कमी कहां रह गई।
नहीं भाई, ये बताइए, हम लड़ रहे थे, हमने लड़ रहे थे, हम उपचुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे थे, और ये चुनाव उपचुनाव सत्ता पक्ष के ही ज्यादा फेवर में होता है, क्योंकि सारी मशीनरी इनके पक्ष में खड़ी होती है, और ये इतना धांधली करते हैं कि आप एक सभा नहीं कर सकते, लेकिन ये 10 सभा करने के लिए परमिशन इनके पास हो जाएगा। आप 4 गाड़ी लेके नहीं चल सकते, 50 गाड़ी लेके चल सकते हैं। आप एक झंडा नहीं लगा सकते, 50 झंडा लगा सकते हैं। तो इनकी जो हालात है कि ये अपने पूरी बाहुबल हो, धन बल हो, पूरा लगा देते हैं, और उसके सहारे जनता का वोट जो है, हम इसमें स्वीकार नहीं करते हैं कि हम जीत गए हैं। इनका हमने कोई खोया नहीं है, हमने कुछ खोया नहीं है, ना हमने कुछ पाया था। हम इतिहास रचे हैं कि आप देवरिया के रिजल्ट शीट उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपनी हकीकत देखे, और हमने कितना हकीकत प्रस्तुत किया है आपके सामने नजर आ जाएगा। आप मल्हनी की सीट को उठाकर देख लीजिए, हमने कितना, हमारा पर्चा खारिज हो गया था, ये आपको याद होगा, हमने पर्चा दोनों खारिज हो गया था, हमने समर्थन दिया था, और हमने समर्थन के उम्मीदवार को हमने अपना उम्मीदवार बना करके लड़ाई लड़ा था। और दोनों सीटों पर देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने अंतरालों से जीती है और कहां हारी है, ये आपको भी नजर आएगा। हमने कितना वोट हासिल किया है, और रही 5 सीटों की सवाल, 5 सीटों पर रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, हमने जो मेहनत किया, जो हमको काम करने का मौका मिला, हमने समाज के बीच में जाकर के शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, जो किसानों को इन्होंने कहा था कि हम धान की खरीद कराएंगे, लेकिन धान की खरीद हो नहीं रहती, किसान भी परेशान थे। लेकिन एक बात बता दूं, इस चुनाव से 2022 में कोई असर नहीं पड़ने वाला, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के लिए हम अभी से लगे हुए हैं गांव-गांव में। अभी देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी डेली हर गांव में, कहीं जहां जिस जिले में रहते हैं उसी गांव में किसी न किसी गांव में मीटिंग करते नजर आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पर जीत की आई है। बीजेपी ने जो पुरानी उनकी सीटें थी, सहानुभूति के जो वोट होते हैं, और ये कहते थे कि ब्राह्मण नाराज वोट है, भाजपा वोट नहीं देगा, लेकिन आपके सामने हकीकत है, ब्राह्मण समाज कहीं नाराज नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जो समाजवादी पार्टी को भ्रम था, जो बसपा को भ्रम था कि हम ब्राह्मण उतार देंगे तो हमको सब सीटें जीतने को मिल जाएगा, लेकिन जनता के सामने हकीकत है, जनता यह देखती है कि हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके न्याय के लिए कौन आगे बढ़ रहा है, इनको रोजगार देने के लिए कौन बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में शराब बंद करने के लिए कौन लड़ रहा है, एक समान शिक्षा देने के लिए कौन लड़ रहा है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराने की बात कौन कर रहा है, किसानों को जो धान खरीद नहीं हो पा रही है उसको खरीद कैसे होगी, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था खराब चल रही है 4 भागों में बांटने की बात कौन कर रहा है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड कौन बनाने की बात कर रहा है। जनता को हमने इस मुद्दे पर जाकर के समझाने का प्रयास किया, और हमको अच्छा वोट मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी जमानत जब्त हो गई है, हम बहुत ही अच्छा मैसेज दिए, और समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के सोचना होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो काम करके दिखाया है, अगर इनको, ये तो बहुत ताकतवर लोग थे ना, इन्होंने क्या हासिल कर लिया। बसपा का तो कोई है नहीं सवाल, आईपी सिंह साहब से पूछूंगा, लेकिन उमाकांत लखेड़ा जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर, कि ये बात अक्सर ये बात कही जाती है कि जिसका सत्ता होती है वो उपचुनाव जीतता है, लेकिन 2014 के बाद जब उपचुनाव हुए थे नूरपुर, फूलपुर, गोरखपुर, वो तो बीजेपी हार गई थी, तो इसका क्या गणित समझा जाए। चलिए उमाकांत जी से मेरे सारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका फोन कट गया, दोबारा उनके पास जाऊंगा। आईपी सिंह साहब, अब बीजेपी तो छोड़िए, एसबी से भी आपको चुनौती मिल रही है। आईपी सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रियंका गांधी के रहते हुए प्रभारी अगर इस तरह से आप लोग चुनाव हारेंगे तो फिर आगे क्या होगा? मनोज जी आपको आवाज मिल पा रही है? मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। मनोज जी, आपके ऊपर ये, आपकी आवाज आ रही है? जी मनोज जी, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही सर। आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने प्रशासन का इस्तेमाल किया और इसलिए आप चुनाव जीते।
देखिए ये आरोप मालूम कब से लग रहे हैं। अंजीत जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था ईवीएम हैक कर ली, सरकार कांग्रेस थी और हैक कर ली थी ईवीएम बीजेपी ने। ऐसे ही 2017 में अखिलेश जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 325 सीटों से अधिक से जीती थी। तो उस समय इनको ये कहना चाहिए था कि जिला प्रशासन, पुलिस सब मैनेज कर ली थी भारतीय जनता पार्टी में। आप लगातार हार को ये कह के जनादेश का अपमान करते हैं। आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आपके किस स्तर पर क्या कमी रह गई और उन्हें दूर करना चाहिए। लोकतंत्र में जय पराजय चलती है, कभी भारतीय जनता पार्टी हारती, कभी कांग्रेस हारती, कभी सपा हारती, कभी और कोई दल हारता है, तो उनको चिंतन करना चाहिए आंतरिक। समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि अखिलेश जी को कभी टेस्ट हुए ही नहीं, और जब इन्हें मुख्यमंत्री पद मिला था तो श्रीमान मुलायम सिंह जी के प्रयासों से मिला था। ये जब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, समाजवादी पार्टी धूल-धूसरित हुई है, क्योंकि ये राजनीति के राजकुमार है। समाजवादी पार्टी के नहीं, राजनीति के राजकुमार है। मुख्यमंत्री के पुत्र थे, सीधे मुख्यमंत्री बन गए, संघर्ष किया नहीं, जनता के दुख दर्द जानते नहीं थे। दूसरी बात, विपक्ष की जो सबसे बड़ी चुनौती है उस पर आपको ध्यान अंकित करना चाहूंगा कि विपक्ष जो राष्ट्रवाद की धारा से इस समय नहीं जुड़ पा रहा, विपक्ष सेना पर प्रश्न उठाता है, विपक्ष एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाता है, विपक्ष शौर्य, सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाता है, विपक्ष आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, विपक्ष जितने भी राष्ट्रवादी मुद्दे हैं सब पर प्रश्न उठाता है। तो देश की जनता ये कहती है। देर से आ रहा हूं। उमाकांत लखेड़ा जी, जो उपचुनाव हुए और जो उसके नतीजे, उसका क्या गणित है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने प्रशासन का इस्तेमाल कर लिया, तो प्रशासन का इस्तेमाल तो सर कोई भी कर लेता ना फिर तो। ऐसे तो देखिए, गणित तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो 7 इलेक्शन के जो परिणाम आज आए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बड़ी सरल सी कहानी है कि 2017 में जो जनादेश किया रिपीट किया, एग्जिट पोल में भी यही आया था कि 7 से 6 अभी उसका जो मतगणना हुई है आज सुबह से, वो आपके स्टूडियो में भी हम बैठे हुए थे और हम देख रहे थे कि वही परिणाम उसी तरफ बढ़ रहा था। तो एक तो जिसको कहते हैं कि स्टेटस को वोट है, ये ना तो लोग भाजपा से नाराज हैं ना भाजपा से खुश हैं। 2017 में जो दशा थी वही दशा को आज आज के मतगणना में रिपीट किया है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात है कि मैं क्योंकि इंडिपेंडेंट में किसी पार्टी का सिंपैथाइजर नहीं हूं, लेकिन मेरी शिकायत उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को चुनौती देने वाली जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इनके रवैये को लेकर के मेरी शिकायत है कि ये पार्टियां भाजपा का विरोध करने के लिए खूब डंका बजाती हैं, अलग अलग डंका बजाती हैं, लेकिन जब भाजपा को हराने की बारी आती है तो ये अपनी अपनी दुकान खोलते हैं, अलग अलग बैठते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है इन 7 सीटों पर, उसका एकमात्र कारण है कि विपक्ष के वोटों का, विपक्ष के जो मत है उसका, जो भाजपा विरोधी जो वोट है वो 3 खेमों में बंटे और आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरी जो जीत है उस तस्करी में दे दी है। आप उन्नाव को, वहां जौनपुर की सीट को छोड़ करके आप ये पूरा अंदाजा आप लगा लीजिए, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए आप, बल्कि इस पर एक प्रोग्राम आप स्पेशल कीजिए कि ये हालत क्या है। ये तीनों पार्टियां मिलकर के बीजेपी को जिता रही है और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें इफेंट बट है ही नहीं। अभी जो मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपके स्टूडियो में बैठ के लगा, यहाँ भी घर पे बैठ के भी लग रहा है, वो ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सेकंड आई है। कहां से? घाटमपुर में वो सेकंड आई है और बांगरमऊ जो उन्नाव की सीट है जहां कुलदीप सेंगर भाजपा के जेल में है और उनके बर्खास्तगी से वो सीट खाली हुई थी, इन दोनों सीटों पर आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस पार्टी ने दूसरे नंबर पर भाजपा को टक्कर देते हुए। तो आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में
एक नए प्लेयर के रूप में ऐसा संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक नए प्लेयर के रूप में उभर रही है और उसका वर्कर और कार्यकर्ता कंसोलिडेशन हो रहे हैं, जो भी उसके कारण रहे हो। मुझे निराशा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो नीचे की तरफ जो रुझान नीचे की तरफ जा रहा है, उसको लेकर के बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण इस नतीजे पे निकला है। और मैं अभी आपको बता दूं कि जो उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, उस बांगरमऊ सीट में जो जीते हैं, जो अंतर है, हार जीत का अंतर, वो 31,380 है। लेकिन यही हाल है सर, 20,000, 30,000, 35,000 अलग अलग सीटों पर यही अंतर है। तीनों को देखिए, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को, तीनों को जो वोट मिले हैं उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर, वो 94,017 वोट मिले। चलिए सर, जितनी चिंता आप समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं ना, जितनी चिंता आप समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, उतना इनको भी करना चाहिए। मैं आईपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं दोबारा। आईपी सिंह साहब, चिंता कर रहा हूं कि ये लोग आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आता हूं। देखिए आईपी सिंह साहब, देखिए बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, अरुण राजभर है मेरे साथ, वो ये कह रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी को आकलन करना चाहिए कि उनकी हालत क्या है मलनी में और देवरिया में। मैं आ रहा हूं अरुण, 1 मिनट। आवाज मिल रही है आईपी सिंह साहब? हाँ, बहुत देर तक आवाज नहीं मिलती रही अंजित स्टूडियो से जी। अब आवाज आ रही है। मैं माफी चाहता हूं सर, फोन कट गया था। मैं सवाल पूछ रहा था सर, अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि मलनी सीट पर और देवरिया सीट पर समाजवादी पार्टी को मंथन करना चाहिए कि हमने मेहनत की और हमारे नतीजे क्या हैं। देखिए, नया दल है उनका, वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे और उनकी अलायंस टूटी है। वो अपनी मेहनत करनी चाहिए, न कि वो विपक्ष को उंगली दिखाएंगे कि क्या कैसे करना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की स्ट्रक्चरल मेजर अपोनेंट पार्टी है। हम समझते हैं कि किन सीटों पर कैसे बीजेपी को जवाब देना है, और यही कारण था कि आप सबको याद होगा कि अभी राज्यसभा का चुनाव था। उस राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से बहन मायावती जी ने बीजेपी को आउटराइट, बीजेपी ने उनके लिए सीट छोड़ी, दोनों ने एक भाषा बोली। पिछले अगर देखा जाए तो 1.5 वर्षों में मायावती जी बीजेपी की बी टीम बनकर एक तरह से प्रवक्ता की तरह वो काम करती हैं। तो ये प्रिविलेज जो बीएसपी का था, वो कहीं न कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिला है इस चुनाव में। लेकिन कभी भी उपचुनाव के जो परिणाम आते हैं, वो कभी भी जो आम चुनाव हुए हैं उस पर उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं आईपी सिंह साहब, मेरे साथ तो मैं आपकी बात से विश्लेषण के, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है सर, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, आप समझते हैं राजनीति को। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने एक सवाल किया कि अखिलेश यादव क्यों नहीं निकले। आपने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि उपचुनाव में नेता निकले, मगर आप ये भी तो देखिए कि आप किस नेता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने ट्रेंड सेट किया है कि वो सारे जगहों पर जाते हैं। ये नहीं कहा जी अंजित जी, हमने ये बात नहीं कही है जी। आप हमारे वर्कर्स को, हमारे नेताओं को, हमारे वर्कर्स की गाड़ियों को इन जो ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उपचुनाव में, उनमें घुसने नहीं दिया जा रहा था। और रही बात सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की, तो 2011-12 में मानी अखिलेश यादव जी 403 विधानसभाओं में पहुंचे थे। आप विश्वास करिए, वो 403 विधानसभाओं में व्यक्तिगत रूप से वो पहुंचने वाले हैं। पार्टी उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर रही है, हम कहीं पीछे नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस भ्रम में रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 6 सीटें बचाई है और उसका ढिढोरा मुख्यमंत्री पीट रहे हैं। अरे साहब, ये जो धान की खरीद नहीं हो रही है, जो आज 500, 600, 700 रुपए प्रति कुंटल किसान बेचने को मजबूर है, जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश, जिस जंगल राज की बात मोदी जी गुजरात में करते थे, वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। ये वही सरकार है कि 35 निर्दोष लोगों को अरुण राजभर हैं और पर गोलियों से भुनवा दिया था। जल्दी से
जी जी जी, हाँ जी जी, कुछ कह रहे थे क्या? कोई आरोप नहीं है ना कोई। नहीं सर, अरुण कुछ बोल रहे, बोलिए। मैं ये कहना जो चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे आप पर कोई बात ही नहीं करनी है, लेकिन ये है कि कभी कभी सोच विचार कर बात करनी चाहिए। आप क्या पाए हैं क्या नहीं पाए हैं हम उससे बहुत कंसर्न नहीं रखते, लेकिन अगर विपक्ष पर ही उंगली उठानी है तो इसका मतलब आपकी नजदीकियां फिर से बीजेपी की तरफ बढ़ने लगी है। आप अपने पिताजी से बात पूछिए, क्या वो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, क्या आप बीजेपी की भाषा बोलेंगे या याद करते हैं? और नहीं, ये बीजेपी की भाषा है। आप बार बार दूसरे तरफ सामाजिक न्याय की भाषा आपकी कहां चली गई, मानवता की बात कहां चली गई? आप परशुराम को लेकर चले आए, जो सामाजिक न्याय की बात राम मनोहर लोहिया किया करते थे, जो मान्यवर कांशीराम जी किया करते थे, उसी सामाजिक न्याय के स्तर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देवरिया की सीट पर लड़े। आपने ब्राह्मण को खड़ा करके परशुराम की राजनीति को जिंदा किया और माननीय ओम प्रकाश राजभर राम मनोहर लोहिया जी के आंदोलन को जिंदा किया, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और आप लोग इसी अहंकार में सामाजिक न्याय को दरकिनार करके आप लोग अति पिछड़े दलित समाज के लोगों को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। आज पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक इस बात से सोच रहा है कि सामाजिक न्याय यही बात तो पूछ लीजिए, जिसके साथ आपके पिताजी आपके नेता, जिसके साथ मंत्री रहे, आपके समाजवादी पार्टी ऐसे लोग हैं, बीजेपी के करीब आते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सही दिशा नहीं देते हैं, गलत दिशा देते हैं। चलिए मैं प्रियंका गुप्ता के पास जाऊंगा क्योंकि समय कम है और प्रोग्राम अभी और लंबा चलेगा। प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर प्रियंका गांधी के रहते हुए आप लोग इस तरह से चुनाव हारेंगे तो 2022 कैसे जीतेंगे? बोलिए। किसने ये किया, वो कुछ नहीं किया, आपने भी वही किया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बोलिए। देखिए, वास्तविकता ये है कि जिस तरह से हम सड़क से संसद तक जो जनता के मुद्दे उनको उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की जो है बजट जो किचन का बिगड़ा हुआ उसका मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के रेट का मुद्दा हो, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, त्योहारों का सीजन है होने के बावजूद भी आप खाता नहीं खोल पाए, जिस तरह से आप देखिए कि पर आपको आत्ममंथन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, वास्तविकता ये है कि मंथन बिल्कुल करना चाहिए और वो हम करेंगे भी। वास्तविकता ये है कि लेकिन जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम होता है और वो हम नहीं, आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए, मैं कहां कह रहा हूं। और सड़क से लेके सदन तक उठा रहे हैं इसमें। जी देखिए, वास्तविकता ये है कि अभी ये चुनाव उपचुनाव था, इसको लेकर आप 2022 की गणित नहीं बिठा सकते आज की डेट में। ये उपचुनाव जो होता है, ये देखिए, मैं अगर इसमें से आप कुछ सीटें जीत गई होती ना, जो सिस्टम होता है, अगर इसमें से कुछ सीटें आप जीत गई होती प्रियंका गुप्ता जी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप कहती कि 2022 का ये सेमीफाइनल था और 2022 हम ही जीते। लड़ाई में दूसरे नंबर पे है और कांग्रेस पार्टी अपने आप उठाकर देखें रिजल्ट। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2022 में जो है इलेक्शन में पूरी तैयारी की जा रही है और आज से की जा रही है। अजीत जी, मैं मनोज जी का एक जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं उनसे कुछ। मनोज जी जल्दी से बोल लीजिए सर, आप लेट करते हैं बोलने में, समय खत्म हो जाता है। 2017 में हम 2017 में इन्होंने कहा 325 सीटें। मुझे ये लगता है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक राजनीति का विषय रखना चाहिए। उनको दिमाग में रखनी चाहिए सामाजिक जो विपक्ष की राजनीति है उसे भारतीय जनता पार्टी की। मैं सकारात्मक बात यहाँ पर 2 मिनट में करूंगा कि आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में श्रीमान मोदी जी और प्रदेश में श्रीमान योगी जी विश्वसनीयता के ब्रांड है देश भर में और प्रदेश भर में। पहली चीज वो अपने कार्यों से, और दूसरी बात सुनिए तो आप आईपी सिंह जी, आप जो बोल रहे हैं लखेड़ा जी, आपसे माफी चाहता हूं सर, दूसरा सवाल नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।